किसी के दुख से मुस्कान भूलने का अनुभव कैसा होता है। पति को पत्नी से प्यार का एहसास दुर्घटना में खोने पर हुआ। ससुर ने पहले पत्नी को यह दुखद खबर दी, पर उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। शांति से जूते पर लगा खून पोंछा और शांति से पत्नी के अस्पताल बेड को देखा। यहां तक कि वेंडिंग मशीन से कैंडी भी खरीदी। कैंडी अटक गई, पर उसे गुस्सा नहीं आया, बस मशीन को घूरता रहा। सोचकर धीरे से प्रबंधक का संपर्क फोटो खींचा। अंतिम संस्कार पर शोक संगीत था। सब रो रहे थे, रिश्तेदार और दोस्त सभी रो रहे थे, पर डेविस को यह सब नाटकीय लगा क्योंकि उसे कोई भावना महसूस नहीं हुई। वह इस दुख में शामिल होना चाहता था, प्रियजन खोने का दर्द महसूस करना चाहता था, पर वह कोई भावना महसूस नहीं कर पाया। यहां तक कि शोक संगीत भी उसे परेशान करने लगा। आसपास के दुख में शामिल होने के लिए उसने आईने के सामने आंसू निकालने की कोशिश की, पर वह एक भी आंसू नहीं निकाल पाया। इस अजीब हरकत पर बच्चे हंसने लगे। हंसी ने डेविस को जगा दिया। शायद उसने कभी पत्नी से सच्चा प्यार नहीं किया। उसके लिए यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक बोरिंग नाटक था। जब वह असहज महसूस कर रहा था, उसका ध्यान अस्पताल की वेंडिंग मशीन पर चला गया। उसने मशीन कंपनी को पत्र लिखने का फैसला किया। हालांकि यह कदम इस समय बहुत अजीब लग रहा था। मैं एक खराब खरीदारी अनुभव के बारे में लिख रहा हूँ। यह अस्पताल लॉबी की वेंडिंग मशीन नंबर 55 के बारे में है। मैंने $500 डाले, एक कैंडी गिरनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरी पत्नी अभी अभी मर गई। नहीं, मैं परेशानी या सहानुभूति चाहता हूँ। मैं बस स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि समस्या सुलझ सके। मुझे लगा यह एक साधारण शिकायत होगी। फिर भी डेविस ने अपनी डायरी में महत्वहीन विवरणों से भर दिया है। जो उसने लिखा वह न सिर्फ वेंडिंग मशीन की खराबी के बारे में है, बल्कि उसकी और उसकी पत्नी की मुलाकात से लेकर शादी तक की यादों के टुकड़े हैं। ये यादें शिकायत से असंबंधित लग सकती हैं, पर धीरे धीरे पूरे पन्ने को पानी की धारा की तरह भर देती हैं। और भी अजीब बात यह है कि अंतिम संस्कार के अगले दिन डेविस सामान्य रूप से ऑफिस आ गया। उसने बेपरवाही से अपने सहायक को पत्र डाक से भेजने को कहा। सहकर्मियों ने उसे आश्चर्य से देखा। सही मायने में उसे आराम करना चाहिए था, पर डेविस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पहले से भी ज्यादा ऊर्जा से काम किया। जब तक कि सेक्रेटरी सावधानी से ऑफिस में आई और नम्रता से उसे आराम करने की सलाह दी, तब डेविस ने सिर उठाकर थोड़ी हैरानी जताई। उसे समझ नहीं आया कि लोग आराम के महत्व पर क्यों जोर दे रहे हैं, और उसे यह भी अजीब लगा कि आसपास के लोगों का दुहक उससे भी ज्यादा क्यों है। यहाँ तक कि उसके सख्त स्वभाव वाले ससुर भी उसके सामने रो पड़े, और उसके पिता ने पानी लाने के बहाने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उनके शब्दों से ऐसा लगा जैसे वे कह रहे हों कि उसे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पर यह सहानुभूति और सलाह उसे एक बेतुका नाटक लग रहा था, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वे इतना दुखी क्यों हैं। इसके अलावा डेविस के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। ट्रेन में जब वह लिन से रोजमर्रा के काम के बारे में बात कर रहा था, तो वह अचानक विषय बदलकर अनजाने में अपनी मृत पत्नी के बारे में बात करने लगता। मैं जानता हूँ ये बहुत दुखद है, पर अब वह चल बसी है। मुझे दुख भी नहीं होता, यहाँ तक कि इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। आपको कैसा लग रहा है? शायद इस वाक्य ने डेविस के मन की गहराई को छुआ। उसने अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच ली। पुलिस ने डेविस से गंभीरता से पूछताछ की कि उसने अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाई, पर उसके जवाब अस्पष्ट और असंबद्ध थे। जब इंस्पेक्टर इस अजीब स्थिति से निपटने में असमर्थ महसूस कर रहा था, तभी एक जांच अधिकारी आगे आया और इंस्पेक्टर को धीरे से बताया कि डेविस ने हाल ही में अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया है। उसे तुरंत समझ आ गया कि डेविस के असामान्य व्यवहार के पीछे एक बड़ा दुहक छिपा था। सौभाग्य से इस आपात स्थिति में कोई हताहत नहीं हुआ। डेविस को मौखिक चेतावनी के बाद घर जाने दिया गया, पर विशाल कमरे में वह अकेला था। उसने अचानक मेज पर रखे शंख को देखा, जो उसकी पत्नी की सबसे प्रिय सजावट थी, पर अब वह उसे केवल दुहक देता था। इसके अलावा अब कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करता था। फ्रिज खोलते समय उसे नोट की याद आई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। आश्चर्यजनक रूप से यह आंतरिक सुन्नता उसे एक असाधारण स्पष्टता दे रही थी, जिससे वह अनजाने में उन चीजों को देखने लगा जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। कंघी पर पत्नी की बची हुई कढ़ाई दिखी, घास में सावधानी से उगाए गए देवदार के पेड़ दिखे, यहाँ तक कि सड़क किनारे गिरा पेड़ भी चुंबक की तरह उसका ध्यान खींच रहा था, जिससे डेविस अनजाने में रुक गया। इस नई अनुभूति से उसे लगा कि वह सर्वशक्तिमान है, और उसने फ्रिज ठीक करने का फैसला किया, पर उसे मरम्मत का कोई ज्ञान नहीं था। वह फ्रिज जो बस थोड़ा पानी टपका रहा था, उसकी कोशिशें विफल रहीं और पूरा फ्रिज उसके अनाड़ी प्रयासों से टूट फूट गया। वह फर्श पर बिखरे सामान को देखता रहा, पर उसके दिल में एक अजीब सुकून और खुशी थी, जैसे लंबे समय से बंधी बेड़ियां अचानक खुल गई हों। यह नया आराम उसके दिल में घर कर गया और उसे चीजें तोड़ने का मजा आने लगा। फिर उसने ऑफिस का कंप्यूटर तोड़ा, बाथरूम का चरमराता दरवाजा निकाला, यहाँ तक कि पत्नी की प्रिय कॉफी मशीन भी नहीं बची। पर ये छोटे मोटे नुकसान और शोर अब डेविस के भीतर के जोश को शांत नहीं कर पा रहे थे। उसे फिर से एक अजीब विचार आया।
अगले दिन वह लग्जरी कार से विध्वंस स्थल पर गया, फोरमैन से प्रार्थना की कि उसे काम दे, यहाँ तक कि पैसे भी दिए। डेविस चाहता था कि विनम्रता से क्षणिक संतुष्टि मिले। उसका दिल किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित लग रहा था। विनाश और पुनर्निर्माण में खोया आनंद पाने की लालसा थी, लेकिन वह नौकरी की संतुष्टि चाहता था, या दिल की गहराई में छिपी अकथनीय इच्छा और मुक्ति। फोरमैन ने देखा कि वह छोटे हथौड़े से समय बर्बाद कर रहा है, तो उसने एक भारी स्लेज हैमर दे दिया। यह स्लेज हैमर जादुई लग रहा था। तुरंत उसके भीतर का जोश और उत्साह जगा, उसे पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान बना दिया। मजदूरों को लगा कि यह आदमी पागल है, पर केवल वही इस आनंद को गहराई से महसूस कर सकता था। हर हथौड़े की चोट उसके अंदर के दबाव को बाहर निकाल रही थी, जैसे सिर्फ विनाश ही उसे जीवन का तनाव महसूस करा सकता है। लेकिन व्यस्त काम के दौरान एक कील गलती से उसके पैर में घुस गई, पर उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। कील निकालते समय उसने ठंडी सांस ली, मुंह से दर्द निकला, पर यह चोट दर्द नहीं, एक अजीब खुशी दे रही थी। और भी अजीब बात यह है कि डेविस एक अवर्णनीय अजीब बीमारी से पीड़ित था। वह अक्सर अनियंत्रित रूप से गहरे भ्रम में पड़ जाता था। दर्पण में अक्सर पत्नी की छाया दिखती थी, या फिर मन अनिश्चित रूप से पत्नी से मिलने वाले समुद्र में भटकता। उसे लगा कि उसकी बुद्धि में दरार आ गई है, यहाँ तक कि कोई कीड़ा उसके दिमाग को खा रहा है। डेविस की दुनिया बिखर रही थी, लेकिन उन्नत उपकरणों से जांच के बाद डॉक्टर ने उसे एक और चौंकाने वाला सच बताया। कीड़ा उसके दिमाग में नहीं था, बल्कि उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा किसी जीव ने खा लिया था। माफ कीजिए। यह पता चला कि सब कुछ सिर्फ उसका मतिभ्रम था। वास्तव में उसका शरीर किसी बीमारी से परेशान नहीं था, और डॉक्टर ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ अधिक काम कर रहा था और उसे आराम और स्वास्थ्य लाभ की तत्काल आवश्यकता थी। और फिर एक आकस्मिक क्षण, उसने पड़ोसी के बच्चों को खुशी से ढोल पीटते हुए सुना। गतिशील लय जिसने जादू की तरह उसके दिमाग को मोहित कर लिया। उसे अपने लंबे सुन्न शरीर को झूलने के अलावा कुछ नहीं करने दो, जैसे कि उस कूदने वाले नोट में हम लंबे समय से खोई हुई जीवन शक्ति और जीवन शक्ति पा सकते हैं। सरगर्मी संगीत एक फव्वारे की तरह उसके दिल में डाला। उसे इसमें लिप्त होने दें, और इसे रोक नहीं सकते। लेकिन उसे खुद पता नहीं चला। भले ही उसने कभी शोक नहीं किया, लेकिन अनजाने में खुशी पाने की क्षमता खो दी। फिर भी उत्तेजना के संक्षिप्त क्षण ने तुरंत उसके दिल में जुनून जगा दिया, इसलिए उन्हें रॉक संगीत में नृत्य से पूरी तरह से प्यार हो गया। डेविस पत्नी की कब्र पर अंतिम विदाई देने आया। कब्र के सामने खड़े उसने दूर एक और व्यक्ति को देखा जो फूल चढ़ाने आया था। उसने सोचा यह पत्नी का प्रेमी होगा। अनजान बनकर नाम पूछा और शांत स्वर में कहा कि वह सब जानती है। उसने उस आदमी को देखा, आंखों में मिश्रित भाव, और कहा, मुझे आशा है आप सच में उससे प्यार करते थे। लेकिन वह आदमी भ्रमित दिखा, जैसे उसकी बात नहीं समझ पाया हो। उस दिन फोन देखने से एक अपूरणीय त्रासदी हुई। वह पछतावे के आंसू बहाती हुई अपनी गलतियों पर अफसोस कर रही थी। डेविस को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। संदेह मिटा और सहानुभूति जागी। यह दुखद घटना अब बदली नहीं जा सकती। दोनों के टूटे दिलों में एक अनकही तसल्ली थी। कार में लौटते समय एक फेंका हुआ नोट उसकी नजर में आया। उसने उठाकर पढ़ा, बादल में तुम मुझे नहीं देखोगे, धूप में मुझे याद करोगे। इस वाक्य ने डेविस के दिल को छू लिया। एक अजीब सी भावना उमड़ी। दिमाग में उभरने लगे जीवन के वो छोटे छोटे पल। हर जगह नोट्स की याद आई, सुंदर यादें जैसे कल की बात हो। दुर्घटना से पहले की हंसी ठिठोली याद आई। वो खुशी के पल अभी भी कानों में गूंज रहे थे। यादों की बाढ़ में भावनाएं उमड़ पड़ी। वह जोर से हंसी, पर उस हंसी में दर्द था। फिर पत्नी की यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुरानी हंसी, झगड़े और प्यार अब जटिल भावनाओं में बदल गए। आंसुओं में डूबी वह प्यार पछतावे और दुख से भर गई। वह भावना अदृश्य बेड़ियों की तरह थी जो धीरे धीरे उसके शरीर और मन को जकड़ती गई, उसे अंतहीन गहराई में डुबोती गई। यदि प्रेम की अनुभूति पतली धारा सी है तो दुख का आगमन भी धीमा और गहरा होगा। जब देर से आया दर्द तूफान सा टूटता है, तब वह गहरा मौन प्रेम इतना दृढ़ और तीव्र दिखता है। प्रियजन के जाने का पल अक्सर दुखद नहीं होता। जो वाकई दिल को छलनी करता है वो है रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे फ्रिज में बचा आधा दूध जिसमें अभी भी प्रियजन की गर्माहट है, खिड़की पर लहराता पौधा
जिसकी देखभाल अब कोई नहीं करता। बिस्तर पर फैली रजाई जो अब उस जाने पहचाने गर्म शरीर को नहीं लपेट सकती। ये मामूली दृश्य तेज चाकू की तरह दिल में उतर जाते हैं, असहनीय पीड़ा देते हैं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब दिल का तूफान थमने लगता है और अचानक उनसे जुड़ी छोटी छोटी यादें हमला कर देती हैं। वो एक ऐसा दलदल है जो मुझे पूरी तरह तोड़ देता है। उस पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, न ही कोई राहत का रास्ता मिलता है। ये गहरी और लंबी है, जैसे कोई गाढ़ा अंधेरा। मैंने संघर्ष किया, रोशनी की एक किरण खोजने की कोशिश की, पर यादें बुरे सपने की तरह उलझी रहीं। मैंने समझा, जिस दर्द को बाहर न निकाला जा सके वही सच्चा दर्द है। जिस जीवन को बदला न जा सके वही टूटा जीवन है। मैंने सोचा था तुम्हारा जाना मेरे जीवन में बस एक बारिश थी, थोड़ी उदासी के बाद फिर से धूप निकल आएगी। पर मुझे क्या पता था यह बारिश एक नमी बन जाएगी जो चुपचाप मेरे हर कोने में घुस जाएगी, ताकि मैं हर अनजाने पल में तुम्हारे जाने की ठंड और सूनापन महसूस कर सकूं।